राज्य की नीति के निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 टू 51 के तहत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला, नीति निदेशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू इन्फोर्सेबल नहीं हैं, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत फंडामेंटल हैं तथा राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधन का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 41 के तहत अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, और याद रखिएगा अनुच्छेद 44 के तहत समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व में अंतर। यहाँ पे दिए हैं मौलिक अधिकार और यहाँ पे दिए हैं नीति निदेशक तत्व। पहला है भारतीय संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व है भाग 4 में। अमेरिका से लिया हुआ है मौलिक अधिकार को और यहाँ पे आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है नीति निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है और नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। मौलिक अधिकार ये वाद्य योग्य हैं, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है। नीति निदेशक तत्व ये गैर वाद्य योग्य हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य हैं और नीति निदेशक तत्व नैतिक एवं राजनैतिक मान्यता इन्हें प्राप्त है। मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है और नीति निदेशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है। नीति निदेशक तत्व सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। प्रश्न कोश। पहला प्रश्न, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है।
राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नहीं है उद्देश्य। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये उद्देश्य है। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूछा है। पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है, उपरोक्त राज्य के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है, दोनों अंश हैं। यहाँ पे निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशक तत्व क्या हैं? तो ये अवाद्य योग्य हैं। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद्य योग और अवाद्य योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद्य योग्य और नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बल करते हैं? नहीं। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? नहीं। ना तो दो एक ना तो दो। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। MC सीतलवाड़ा के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस प्रकार इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सिएबल नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। यह संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराए, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में भी है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। तो डी ऑप्शन में ए और सी दोनों हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी, तीनों यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैर वाद्य योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? याद रखिएगा, ये आयरलैंड से प्राप्त हुई है। कई बार पूछा जाता है, आयरलैंड से प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फैबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो कि वाद्य योग्य नहीं हैं। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद्य योग्य नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग यानी कि भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। ये IAS प्री 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार का संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद 39 ख तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39 ग इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत
राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लंघन करता है? क्वेश्चन नंबर 19, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन बी। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन, याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 घ के साथ में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राणदेही स्वतंत्रता का संरक्षण, आगे के ऑप्शंस, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये नीति निर्देशक तत्वों में है। कानून के समक्ष बराबरी मौलिक अधिकार है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ये है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक निदेशक तत्व है, सिद्धांत है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन है, तो ये हमने पढ़ा था अनुच्छेद 40 में था। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में। आप इसे मैच कराएंगे और एक बार यहाँ मैच करेंगे और उसके बाद ई ऑप्शन देखते हैं। ग्राम एक्सप्लेनेशन, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता 44, कृषि पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। संविधान के अनुच्छेद और यहाँ पे विषय दिए हुए हैं। तो पहला है संविधान का अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। 44 समान नागरिक संहिता, 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, 41 काम करने का अधिकार। सब आमने सामने ही हैं। आप यहाँ पे मैच कराएंगे और आंसर देखेंगे ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 41 कुछ दशाओं में काम और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A कुछ समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन सही है। 44 समान नागरिक संहिता सही है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में है, ना कि अनुच्छेद 48 में, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन डी।
एक्सप्लेनेशन सही सुमेल इस प्रकार है। 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, 44 समान नागरिक संहिता, 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन है और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। समान न्याय के लिए समान विधिक सहायता अनुच्छेद 42 गलत है। कृषि और पशुपालन का संगठन 43 गलत है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर 48 था। उसके बाद है ग्राम पंचायतों का संगठन 40 है ना कि 41 है। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 सही है, ये ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सही सुमेल इस प्रकार है। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39A के अंतर्गत है। कृषि पशुपालन 48 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन 40 में है। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घ में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विषय और संबंधित अनुच्छेद। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में सही है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है, सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन सही नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40 में है, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन सी सहकारी सोसाइटी का संवर्धन ये वाला सही नहीं है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43B में है। अन्य प्रश्नगत विषय और संबंधित अनुच्छेद सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन ए है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, मनरेगा हर परिवार कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, सही है। कारण आर, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधिक है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है मौलिक अधिकारों में। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है। ऑप्शंस देखते हैं, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं। ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार के अनुसरण में लाया गया है। संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है, अतः कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो ये अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया था। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने के अधिकारों को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग में अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 33, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 43A, ऑप्शन डी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43 का अंतः स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थानों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा
उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो ये है ऑप्शन बी 43A। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे व्यादेशित है? तो ये है ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, अनुच्छेद 50। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन व वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता आर्बिट्रेशन द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो समान आचार संहिता पहले से ही था। शोषण से बच्चों एवं अल्पों की सुरक्षा, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, सब बाद में जोड़े गए हैं। समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह मूल संविधान के तहत अनुच्छेद 44 में वर्णित है। निम्नलिखित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं और शोषण से बच्चों एवं अल्पवय व्यक्तियों की सुरक्षा, अनुच्छेद 39 च में है। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता 39 क में है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 43 क में है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 क में है। ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? पुरुष और स्त्री दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, ऑप्शन बी जोड़ा गया था 42वें द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो पहला है बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, 1, 2, 3, ऑप्शन 1, 2, 3 सी में है। संविधान में बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध है, गौ रक्षा है, पर्यावरण सुरक्षा है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये नहीं है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत है, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 क के तहत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 क के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 45 के तहत शेषवपूर्ण
देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मादक पेयों के उपयोग का निषेध, गायों बछड़ों के वध का निषेध है, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन है, 16 वर्ष से की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये मौलिक अधिकार है ना कि नीति निर्देशक तत्व है। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, ये है केवल 2। ऑप्शन बी। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध मूलाधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 43(1) के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 23(1) के तहत दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि केवल कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। कौन सा इसमें गांधीवादी सिद्धांत है? तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा हो गया। दूसरा और तीसरा देखते हैं। दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी में है। एक्सप्लेनेशन, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास, अनुच्छेद 43। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के और औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, अनुच्छेद 47। गाय और बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास, अनुच्छेद 48। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर विकल्प बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो ये हैं केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केवल मूल कर्तव्यों में, और ए और बी दोनों में। ऑप्शन सी, क्योंकि केवल ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों दोनों में है, तो इसलिए ए और बी, ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48 क या 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A(G), 51 क, 6 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, ये भी नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। ऑप्शन ए। कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी के बारे में है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता है। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले, ये भी है, लेकिन ए पे शांत है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं। इनमें कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 क में है तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 86 में संविधान संशोधन से अनुच्छेद 45 में है। प्रौढ़ शिक्षा के संबंधित प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो ये है मुफ्त कानूनी सलाह, ऑप्शन सी। मुफ्त कानूनी सलाह का
राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। दोनों सही हैं, ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन सी। राज्य नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 क के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो ये है पहला, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर्स को, और तीसरा में 3 लाख है लेकिन ये आएगा नहीं, और चौथा सभी वरिष्ठ नागरिकों को, ये भी नहीं आएगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए। संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39A के अनुसरण में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु निम्न व्यक्ति पात्र हैं। यहाँ पे पात्रता दी हुई है। पहला, महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रोगी व दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है, मानव तस्करी या बिगाड़ से पीड़ित व्यक्ति। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न भिन्न है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपए तक तथा कुछ राज्यों में 1.5 लाख रुपए तक या 3 लाख रुपए तक निर्धारित है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति तथा 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है। दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, समान कार्य हेतु समान वेतन है, सूचना का अधिकार नहीं है, ऑप्शन डी। काम का अधिकार भी सम्मिलित है, सूचना का अधिकार नहीं है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम और शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह एक विधिक अधिकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में वर्णित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, ऑप्शन ए ही नीति निर्देशक तत्व है। धर्म की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये मौलिक अधिकार है, ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। पहला है मद्य निषेध, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध,
बेगार एवं बलात् श्रम निषेध, अस्पृश्यता निषेध। केवल एक यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी। मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 है और बेगार तथा बलात् श्रम निषेध अनुच्छेद 23 में है, अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 में है। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के भाग हैं, बाकी सब मौलिक अधिकार थे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो ये है सी, अस्पृश्यता उन्मूलन, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन नीति निर्देशक तत्व है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी नीति निर्देशक तत्व है। काम हेतु न्याय संगत मानवोचित दशा में रहें, ये भी नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन सी जो है अस्पृश्यता, ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। संविधान ने मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य तीनों विकल्पों में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनुच्छेद 39 क में तथा काम हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हैं। एक्सप्लेनेशन, संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य तीनों विकल्पों में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनुच्छेद 39 क में है। काम हेतु न्याय संगत मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में है। राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाता है। यह किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था, ऑप्शन डी। के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन सा पूरे होते हैं? तो केवल 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर उसका ऑप्शन है बी। एक्सप्लेनेशन, 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। पहला और दूसरा ऑप्शन बी में है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है।